नमस्कार साथियों, मेरा नाम पूजा है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस वाला पर। दोस्तों, आज से हम एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। इस जर्नी में हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी से लेकर सफलता तक का सफ़र तय करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से BPSC PCS, BPSC AEDU, BPSC TRE, बिहार SSC CGL, SSC CGL, बिहार SI और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी सभी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के द्वारा करवाई जाती है। तो इसी क्रम में हम आप लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास के सेगमेंट को समझाने का प्रयास करेंगे। चूँकि भारतीय इतिहास को 3 खंडों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है अध्ययन की सुविधा के लिए, तो तीनों खंडों को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें मैं अभी प्राचीन भारतीय इतिहास के सेगमेंट की चर्चा करूंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज प्राचीन भारतीय इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग मेनली पाठ्यक्रम को ही समझेंगे कि सिलेबस क्या है इसका, क्योंकि तैयारी यदि हमें अच्छे तरीके से करनी है तो हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। यदि हमें सिलेबस की जानकारी नहीं होती है तो तैयारी के क्रम में हम जो है अपना दिशा खो देते हैं, भटकने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम लोग पहले सिलेबस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारी तैयारी में हमें महत्वपूर्ण हेल्प करने वाला होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला हमारा चैप्टर जो होगा ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत होंगे, यानी कि सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, सोर्स के आधार पर ही इतिहास को लिखा जाता है। तो हमारे लिए सोर्स को समझना अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि हम सोर्स को समझे हुए रहते हैं तो इतिहास को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। यदि हमें सोर्स ही नहीं पता होगा कि कहाँ से किन चीज़ों को लिया गया है तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहला चैप्टर जो है हम लोग इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या क्या सोर्स उपलब्ध हैं और किस सोर्स के आधार पर इतिहास की रचना की गई है। तो सोर्स की बात जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास पुरातात्विक स्रोत होंगे, साहित्यिक स्रोत होंगे। पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत, इन सब चीज़ों को हम लोग चैप्टर में जब आएंगे तो एक एक चीज़ को समझेंगे कि पुरातत्व क्या होता है, साहित्य क्या होता है, फिर उसको अलग अलग खंडों में डिवाइड करके एक एक को पढ़ेंगे। जैसे पुरातत्व के अंतर्गत अभिलेख आते हैं, शिलालेख आते हैं, सिक्के आते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम लोग चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। इसी प्रकार साहित्यिक स्रोत हैं, तो साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, जैसे धार्मिक हैं, कुछ लौकिक हैं, कुछ विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेद है, पुराण है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ हैं। इसके अलावा मेगास्थनीज की रचना है, इंडिका, फाहियान की रचना है, ह्वेनसांग की रचना है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग सोर्स में जब हम लोग चैप्टर में आएंगे तो पढ़ेंगे। अगला हमारा है प्राग ऐतिहासिक काल। यह भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस समय का हमारे पास कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं है, क्योंकि उस समय के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। वे आदि मानव हुआ करते थे। तो उस समय के इतिहास को हम लोग उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले औजार के आधार पर ही समझ पाते हैं, जो खुदाई से हमें प्राप्त हुए हैं। तो उस समय जो वो लोग औजार का उपयोग करते थे वो मुख्यतः पाषाण यानी कि पत्थर के बने होते थे, इसलिए इसको पाषाण युग भी कहा जाता है। तो हम लोग पत्थर के बने हुए औजारों के आधार पर इस समय का अध्ययन करेंगे। ज़्यादातर पत्थर के औजार हैं, मिट्टी के भी हैं, कुछ बर्तन इत्यादि। इसके अलावा चित्र भी हमें यहाँ पर उस समय के देखने को मिलते हैं, जैसे भीमबेटका की गुफा में मिला था। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है हमारा
सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो भी स्थल पाए गए हैं ये ज़्यादातर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे पाए गए हैं, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस तरह के जितने भी स्थल पाए गए उसमें सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा की खुदाई हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसमें हम लोग मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं उस पर फोकस करेंगे, जैसे कि नगर नियोजन है, जल निकासी प्रणाली है, यहाँ के प्रमुख स्थल हैं जैसे कि लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, राखी गढ़ी। इसके अलावा भी कई सारे स्थल हैं जिसका अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। इसके बाद यहाँ पर व्यापार जो था एक मुख्य आर्थिक क्रिया थी। चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी तो नगर में व्यापार महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इन सब चीज़ों पर भी हम लोग फोकस करेंगे कि क्यों व्यापार महत्वपूर्ण था, किन किन देशों के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार होता था, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग करेंगे। इस व्यापार में मुहरों का क्या महत्व था, मुहर का प्रयोग वो लोग किस तरह से करते थे, किस प्रकार के मुहर हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल की बात करें अगर हम लोग तो वैदिक काल को दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक में क्या क्या ऋग्वैदिक काल की विशेषताएं रही हैं, उस समय में राजा का कितना महत्व था, उस समय में समाज में कौन कौन सी सामाजिक संस्थाएं थी, समाज में समाज कितने भागों में बटा हुआ था, वहाँ पर स्त्रियों की क्या स्थिति थी, इन सब चीज़ों पर हम लोग ऋग्वैदिक काल में चर्चा करने वाले। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर हो जाता है, क्या अभी भी समाज उसी तरह से है जिस तरह से ऋग्वेद में था, ऋग्वैदिक काल में था, क्या फिर कुछ बदलाव आए हैं, उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में क्या क्या बदलाव आए हैं ऋग्वैदिक काल से, इन सब चीज़ों को देखेंगे। वर्ण व्यवस्था में भी बदलाव आए थे, स्त्रियों की दशा में भी बदलाव आए थे, तो इन सब चीज़ों को हम लोग चैप्टर में डिटेल्स से पढ़ने वाले हैं। फिर वैदिक साहित्य को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वैदिक साहित्य हैं, जैसे वेद हैं, वैदिक साहित्य में तो पहला वेद ही आता है। वेद 4 प्रकार के हो जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके अलावा उपनिषद हैं, तो कौन सी वेद की रचना किस समय हुई थी, उपनिषद हैं तो कौन से उपनिषद का क्या महत्व है, किस उपनिषद में किन चीज़ों को कहा गया है, ये सब चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिए जाते हैं। कि जैसे कि यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है, तो ये कठोपनिषद से लिया गया है। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद वेदांग है, पुराण है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग चैप्टर में करेंगे। उसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है नदियाँ और देवता, यानी कि ऋग्वेद में वेद में या फिर वेद से संबंधित और भी जो ग्रंथ है उसमें कई नदियों का उल्लेख मिलता है। तो नदियों को उस समय में क्या कहा जाता था और अभी उस नदी का क्या नाम है, मेनली इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, सिंधु नदी है, बिपाशा यानी कि व्यास, इसी तरह से हम लोग डिटेल में इसका अध्ययन करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है हमारा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का भारत, या फिर हम कह लें मगध का उत्कर्ष। किसी किसी बुक में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का भारत मिलता है, किसी किसी में मगध का उत्कर्ष दिया हुआ है। ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, तो इसी समय में मगध का भी उत्कर्ष हो रहा था, तो हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे मगध बना, कैसे मगध का उत्कर्ष हुआ, तो मगध के पहले की क्या स्थिति थी। तो उसमें हम लोग जैसे देख पाते हैं कि 16 महाजनपद हुआ करते थे। ये महाजनपद ज़्यादातर उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत में थे। दक्षिण भारत में 1 या 2 महाजनपद थे। इसका हम लोग चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कौन सा महाजनपद
वर्तमान में अभी किस राज्य में पड़ता है इसको हम देखेंगे। इस महाजनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, इन सब चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे चैप्टर में। इसके अलावा उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों इम्पोर्टेंट सेगमेंट यहाँ पे हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे बौद्ध धर्म का उत्कर्ष हुआ, उसकी क्या क्या विशेषताएं रही, कैसे जो है समाज में एक अलग विचारधारा को महत्व दिया गया, कैसे इनसे लोग जुड़े और किस तरह से ये जो है प्रभावित किया उस समय के साम्राज्य को। तो इन सब चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे मगध के वंश, यानी कि मगध में किस किस राजवंश का शासन हुआ था, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो मगध की जैसे स्थापना कहाँ से होती है, जैसे हमारे पास पहला कौन सा शासक था जिसने मगध की स्थापना की, तो उसके रूप में अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे हर्यक वंश के शासक आ जाते हैं। हर्यक वंश के बाद जो है हर्यक वंश के उनके अपने कुछ शासक रहे हैं उस वंश का, जैसे बिंबिसार है, अजातशत्रु है, उदयन है, ये लोग हर्यक वंश से ही संबंधित हैं। तो हम लोग जब चैप्टर में आएंगे तो एक एक करके हर्यक वंश के शासक के जो इम्पोर्टेंट शासक है और उस शासक के द्वारा क्या क्या काम किए गए थे समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए, या उनकी क्या क्या विशेषताएं रही थी, इन सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो हर्यक वंश थे, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है मौर्य साम्राज्य। चूँकि मौर्य साम्राज्य एक महत्वपूर्ण चैप्टर है इसमें, क्योंकि मगध का जो उत्कर्ष हुआ था तो ये सबसे ज़्यादा उत्कर्ष यदि किसी के समय में हुआ था, और भारत को, भारतवर्ष या आर्यावर्त जो हम लोग आज कह रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो भारतवर्ष था उसका निर्माण जो है मौर्य साम्राज्य के ही एक प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था उस समय में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाएगा हमारे लिए। तो मौर्य साम्राज्य के सभी राजाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश के संस्थापक थे। इसके बाद अशोक एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, जबकि अशोक के पिता भी बीच में आते हैं, बिंदुसार। तो इनको भी हम लोग चैप्टर के दौरान पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसके कला साहित्य पर आएंगे कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या उस समय में कला और साहित्य का योगदान था। तो मौर्य कला में हम लोग विशेषता पढ़ेंगे। तो मुख्यतः जो है हमें स्तूप मिलते हैं। स्तूप वे स्थल होते हैं जहाँ पर बुद्ध से संबंधित, गौतम बुद्ध से संबंधित, उनकी चीज़ों से संबंधित, उनके द्वारा उपयोग में की जाने वाली वस्तुओं को रख के वहाँ पे एक स्तूप बनाया जाता था। तो ये स्तूप है, ये पिलर्स हैं, अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। गुफाएं हैं, अशोक और उनके वंशज के द्वारा बनवाए गए थे। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग चैप्टर में करने वाले हैं। अगला हमारा चैप्टर है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल यानी कि जब मौर्यों का पतन हो जाता है तब किस तरह से मगध का शासन चलता है, वहाँ पे और कौन से वंश का उदय होता है, उन सब का अध्ययन करेंगे। जैसे शुंग वंश है, सातवाहन वंश है। इसके अलावा विदेशी रूलर्स भी कुछ आए थे, जैसे कुषाण हैं, कनिष्क हैं, शक हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर कला शैलियाँ हैं, जैसे मूर्ति बनाने की कला, गांधार कला, मथुरा कला, इन सब आर्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है संगम काल। संगम काल में हम लोग मुख्यतः दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसको पढ़ेंगे। तो दक्षिण भारत में उस समय तक चोल एक महत्वपूर्ण वंश था, उसके बाद चेर था, पांड्या था। तो इन सभी शासकों का किस क्षेत्र पर शासन था, इसके कौन महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, इन्होंने किस तरह से शासन किया, इनके समय में क्या इम्पोर्टेंट काम हुए, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग संगम काल के दौरान कर लेंगे। इसके बाद हमारा संगम साहित्य आता है, जैसे तोल्काप्पियम है, शिल्पादिकारम है, तिरुकुरल है। ये सभी हमें जो है संगम साहित्य
इसके माध्यम से हमें दक्षिण भारत के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं ये। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें हम लोग गुप्त साम्राज्य के संस्थापक से लेकर उनके अंतिम जो शासक हुए थे उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से शासक के समय में क्या क्या हुआ था। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण शासक हैं जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, समुद्रगुप्त हैं, इन सब के द्वारा कई सारे अभियान किए गए थे, कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पर स्वर्ण युग की चर्चा की गई है, तो किस तरह से यानी कि क्यों गुप्तों के समय काल को क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि वहाँ पे साहित्य और विज्ञान, कई सारे साहित्यिक रचनाएं उस समय में की गई थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे कालिदास के बारे में दिया गया है। कालिदास की जो रचनाएं हैं उसको यदि हम अभी भी पढ़ें तो वो हमें कितना प्रासंगिक लगता है, वो पढ़ने के बाद पता चलता है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है, इन सभी की रचना उस समय में की गई थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यही कारण है कि उस समय में चारों ओर चहुं ओर विकास हो रहा था, हर चीज़ का विकास हो रहा था। यहाँ का व्यापार वाणिज्य, यहाँ का जो भौगोलिक खोजें हैं वो, आविष्कार, विज्ञान, इन सब चीज़ों में आगे चल रहे थे। तो इसी कारण इस समय को स्वर्ण युग कहा जाता है। और भी डिटेल में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर अब एक मंदिर निर्माण की शैली आ जाती है, टेम्पल आर्किटेक्चर। तो गुप्त साम्राज्य के समय से ही लगभग हम देखेंगे तो मंदिर बनने की शुरुआत हो गई थी। इससे पहले कहीं पे भी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। जनरली मंदिर बनने की शुरुआत जो है इसी समय में हुई थी, गुप्तों के समय में ही हुई थी। तो हम लोग इसको देखेंगे। मंदिर निर्माण शैली में 3 प्रकार की शैलियाँ हैं। एक तो नागर है, नागर शैली, उसके बाद बेसर शैली है, उसके बाद द्रविड़ शैली है। तो इन सब का अध्ययन हम लोग जो है चैप्टर में करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा गुप्तोत्तर काल। गुप्त काल को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर गुप्तोत्तर काल में क्या क्या हुआ था उन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। जिसमें कि हमारा गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत आ जाएगा वर्धन वंश, जिसमें हर्षवर्धन एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में उभरते हैं। ये पूरे भारत को फिर से एक करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद और भी कई सारी घटनाएं हुई थी, उन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। फिर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग, जो अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बौद्ध अध्ययन, वैश्विक ज्ञान का केंद्र ये बन चुका था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बौद्ध दर्शन का ही अध्ययन नहीं किया जाता था, इसके अलावा यहाँ पे हिंदू धर्म से भी संबंधित अध्ययन किया जाता था। साथ ही यहाँ पे चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, इन सब का भी अध्ययन यहाँ पे किया जाता था। तो इसको भी हम लोग देखने वाले हैं इसमें। अगला चैप्टर हमारा हो जाएगा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के तहत हम लोग चोल प्रशासन को देखेंगे, पल्लव वंश को देखेंगे और राष्ट्रकूट, जो बदलाव आ रहे थे। फिर से भारत में छोटे छोटे कई राज्य उभर चुके थे, तो इसको भी हम लोग देखेंगे एक बार। अगला चैप्टर है हमारा पूर्व मध्यकालीन भारत। पूर्व मध्यकालीन भारत अर्थात हमारा प्राचीन भारत लगभग खत्म होने की कगार पे होगा। हम लोग प्राचीन भारत का पूरा अध्ययन कर चुके हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे पूर्व मध्यकालीन भारत पर चर्चा करेंगे कि मध्यकाल से पूर्व भारत की क्या स्थिति रही थी। तो हम लोग देखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि चोल है, पल्लव है, राष्ट्रकूट है,
पाल वंश हैं, इसके अलावा मतलब भारत में छोटे छोटे वंशों का उदय हो गया था। तो ये मध्यकाल के पूर्व की सारी गतिविधियां थी। तो इसमें हम लोग जैसे देखेंगे कि प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच कन्नौज के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, जो कि इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इस जगह के लिए इन तीनों के बीच युद्ध चल रहा था। तो इसको हम लोग समझेंगे, पाल वंश को पढ़ेंगे। पाल वंश के द्वारा कई कार्य भी करवाए गए थे महत्वपूर्ण, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि उनके द्वारा, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके बाद हम लोग विदेशी आक्रमण को देख लेंगे। विदेशी आक्रमण जैसे महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था, 17 बार इन्होंने भारत पर हमला किया था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। इसके बाद फिर मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। तो इन सब को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे एक भूमिका बन जाती है। अब यहाँ से अगला चैप्टर जो होता है, वहाँ से हम लोग मध्यकालीन भारत में प्रवेश कर जाते हैं। ये पूर्व मध्यकालीन भारत का है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारा पूरा प्राचीन भारतीय इतिहास का जो है वो सिलेबस है, इसके माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से हम लोग चैप्टर वाइज एक एक करके डिटेल्स में वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। और ये हमारे परीक्षा को, हमारे तैयारी को परीक्षा के दृष्टिकोण से और भी तैयारी को बेहतर बनाएगा। तो अब अगला है हमारा ये व्हाट्सएप QR कोड है, इससे आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। दोस्तों, जुड़े रहिए हमसे। हम अगले वीडियो में एक एक चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ाने वाले हैं और साथ ही उसके MCQ भी करवाएंगे, जो कि आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगा और आप दिन प्रतिदिन अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।